Hello everyone, this is Himanshu Sharma and today we're going to talk about capital gain tax on equity shares and equity mutual funds. तो कैपिटल गेन क्या होता है? जैसे कि आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें दो टाइप की इनकम हो सकती है, या तो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी या कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। तो इसी कैपिटल एप्रिसिएशन को इनकम टैक्स की भाषा में कैपिटल गेन्स बोलते हैं। सिंपली स्पीकिंग, अगर मान लीजिए आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा 1000 रुपये में एंड आपने उसको 1200 रुपीज़ में कुछ टाइम बाद बेच दिया, तो ये जो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है दैट इज कैपिटल गेन्स, और इस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये टैक्स काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड होता है, जैसे कि आपने किस टाइप का म्यूचुअल फंड लिया है, या फिर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है उसको कितना टाइम हो चुका है, कितने टाइम से आपने होल्ड कर रखा है उस इन्वेस्टमेंट को, एटसेट्रा। इस वीडियो के लिए म्यूचुअल फंड को अपन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड सेकेंड, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, वो अपना मेजर इन्वेस्टमेंट, टू बी एग्जैक्ट 65% से ज़्यादा अपना जो भी उसका कॉर्पस होता है वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। और इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड्स हुए उसको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों के टैक्स ट्रीटमेंट्स अलग अलग होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स होते हैं और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इतने बेनिफिट्स नहीं होते कंपैरेटिवली। तो इस वीडियो में अपन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही बात करेंगे। ये कैपिटल गेन टैक्स जब लगेगा जब आप इन शेयर्स और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को आप बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं शेयर्स में और आप उसको नहीं बेचते हैं, बट एक साल बाद उसकी वैल्यू अगर 1500 हो जाती है, तो जो 500 रुपये का प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड गेन है आपका। आपने उसको अभी तक बेचा नहीं है, आपने अभी तक 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया नहीं है एक्चुअल में, वो बस अक्रूवल बेसिस पे आपको दिख रहा है कि अगर आज आप बेच देते हैं तो 1500 रुपये आपको मिल जाएंगे। बट सिंस वो आपने रियलाइज नहीं करा, इस वजह से इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सिंस आपको कैपिटल गेन समझ आ गया है, तो अब हम इनको कैटेगराइज करते हैं दो डिफरेंट कैटेगरीज में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जब अराइज होंगे जब आपने इन्वेस्टमेंट को 12 महीने से कम पीरियड तक के लिए होल्ड करके रखा है, और अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड उसको कर रखा था एंड फिर आपने उसको बेचा, तो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल एट द रेट ऑफ 15%, मतलब उस पर 15% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का हो गया, तब जाके आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा उस एक्सेस अमाउंट पे। इसको अपन एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं एंड आप उसको 2 साल बाद 13 लाख रुपीज़ में बेच देते हैं, तो जो 3 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, प्रोवाइडेड ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। तो ये 3 लाख का जो कैपिटल गेन आपको हुआ है, इस पूरे पे 10% टैक्स नहीं लगेगा। इसमें से शुरू के 1 लाख पे तो नील टैक्स एंड बचे हुए 2 लाख पे 10% से आपको टैक्स लग जाएगा, मतलब कि 20,000 रुपये। तो टोटल जो आपको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है उसमें से केवल आपको 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। मैं अभी सेस और सरचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल कैपिटल गेन की बात करें तो केवल 20,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आप टैक्स को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपने काफ़ी अमाउंट जैसे इकट्ठा कर लिया काफ़ी सालों बाद और आप उसको पूरा का पूरा यूज़ में लेना चाहते हैं अपने गोल्स के लिए, तो आप ऐसा मत करिए। आप पहले देखिए कि उसका टैक्स कितना बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 10% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो आप जितना भी उस पर टैक्स बनता है वो आप एक बार साइड में रखिए और बचे हुए अमाउंट को आप अपने गोल्स के लिए यूज़ में ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो आप इस लिमिट का हर साल फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जैसे कि आप हर साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक आप बुक करते जाइए, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ELSS म्यूचुअल फंड्स। ये कौन सी म्यूचुअल फंड है? ELSS म्यूचुअल फंड भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ही हैं, और जितने भी मैंने अभी डिस्कस करे बेनिफिट्स वो सारे इस पर भी एप्लीकेबल होते हैं। बट इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और है। आप जब भी ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस साल आपने वो इन्वेस्ट करा, तो उस साल की आप इनकम टैक्स रिटर्न में उतने अमाउंट से आपकी इनकम कम कर सकते हैं, तो उस वजह से आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। बट इस पे लिमिट है।
ये ELSS का इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंडर आता है। 80C के अंदर और भी काफी सारे डिडक्शंस हैं, जैसे कि कुछ फेमस हैं, काफी आपने सुने भी होंगे, जैसे टैक्स सेविंग FD हो गई, LIC का प्रीमियम हो गया, और ऐसे ही काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड एक्सपेंडिचर ऑप्शंस हैं जहां से आपको डिडक्शन क्लेम हो सकता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। तो उसी तरीके से ELSS भी एक ऑप्शन उसमें दिया गया है। तो 1.5 लाख तक आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसका आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन जिसको नहीं पता उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट आपसे इनकम पे टैक्स लेती है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में आप जितनी इनकम शो करेंगे उसके हिसाब से आपका टैक्स बनेगा। डिडक्शन में क्या होता है, गवर्नमेंट ने कुछ चीजें स्पेसिफाई कर रखी हैं कि आप इन चीजों में अगर अपना पैसा लगाएंगे तो आपका जो इनकम है हम कम अज्यूम करेंगे एंड कम टैक्स लेंगे आपसे। तो इस तरीके से अगर आपने ELSS में जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा तो उतने अमाउंट से आपकी इनकम कम अज्यूम होगी और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। बट एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड है। मतलब अगर आपने आज इन्वेस्ट करा ELSS में तो आप 3 साल तक उसको नहीं बेच सकते। ये स्टिल टैक्स सेविंग FD से कम टेन्योर है, क्योंकि टैक्स सेविंग FD में आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है, तो 5 साल तक आप वो FD नहीं तोड़वा सकते। इसी तरीके से ELSS में 3 साल है। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हमने कैपिटल गेन की तो बात कर ली और उस पर जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा उसकी भी बात कर ली, बट शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में अक्सर ऐसा होता है कि हमको लॉस हो जाता है, तो उस केस में क्या गवर्नमेंट हमको टैक्स देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं कि अगर आपको लॉस हो गया तो दूसरी जगह की इनकम से आपको उस लॉस का सेट ऑफ मिल जाएगा। सिंपल भाषा में बोलूं, अगर एक जगह पे आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, दूसरी जगह में आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो नेट 2 लाख रुपीज पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट मान लीजिए अगर किसी साल में इनकम ही ना हो, तो अगर केवल लॉस है या फिर लॉस है बट वो इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो पा रहा उस साल में, तो क्या वो लॉस वेस्ट हो जाएगा? उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मतलब अगर इस साल में आप अपना लॉस सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो इनकम टैक्स अलाउ करता है कि फ्यूचर ईयर्स में आपकी जो इनकम होगी उसके अगेंस्ट आप इस लॉस को सेट ऑफ कर लेना। सिंस इस वीडियो में हम केवल कैपिटल गेन्स एंड कैपिटल लॉसेस की ही बात कर रहे हैं, तो मैं केवल इन्हीं के सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस में बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों के प्रोविजंस अलग अलग हैं। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। और इस साल में अगर आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो अगले 8 साल तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इसी तरीके से सेम जो मैंने प्रोविजंस बताए इसी तरीके से आप सेट ऑफ आगे फ्यूचर में कर पाएंगे। जैसे इस वीडियो में हमने कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करे इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स दे रखे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन मोटिव इन बेनिफिट्स को देने का यही होता है कि जिन सेक्टर या जिस एक्टिविटी को वो प्रमोट करना चाहते हैं उसमें वो ये सारे बेनिफिट्स दे देते हैं। सो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो and don't forget to subscribe to my channel. So that's it for today. This is Himanshu Sharma. Have a nice day.